Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। हेलो ऑल, मेरा नाम पार्थ गुप्ता है। मैंने CSE 2021 में 72 रैंक सिक्योर किया है और मैं इस वीडियो में आपके साथ अपने ये जो UPSC जर्नी है उसके कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ लेसन्स शेयर करना चाहता हूँ। ये जो जर्नी रही थी मेरी, इट वाज इसमें मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए थे। तो ये 6 अटेम्प्ट्स सुनने में लगता है कि यार बहुत बहुत ही ज़्यादा ग्रिलिंग जर्नी रहती है और इनफैक्ट रहती भी है, बट जब आप इसमें होते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब ये निकल जाती है। तो इसीलिए क्योंकि मैंने जितने भी साल इसमें लगाए हैं तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ जो शायद और लोग जो जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं वो नहीं बता पाएंगे। तो इस पे शुरू करते हैं हम अपना डिस्कशन, अपना सेशन। तो मुझे लगता है सबसे पहली जो बेसिक चीज़ होती है आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, वो होता है आपका मोटिव, कि आप किस मोटिव से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। जैसे जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो उस समय मैं ऑलरेडी एक सैमसंग में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था और वो काफ़ी एक सेटिस्फाइंग जॉब थी, बट एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा कुछ चाहिए था। जैसे कि सिविल सर्विसेज में एक आपको ग्राउंड लेवल कनेक्ट मिलता है और मुझे कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल चाहिए थी जिसमें कि मैं एजुकेशन फील्ड में रिफॉर्म्स लाने की तरफ कुछ कर सकूं। तो वो कुछ मोटिव्स थे मेरे, और जैसे मेरा एक एंसेस्ट्रल विलेज जो है वहाँ पर मैं कुछ कर सकूं। तो इन मोटिव्स के चलते मेरे को लगा कि यार सिविल सर्विसेज की तरफ चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोटिव होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पेरेंट्स के कहने पे या कुछ भी, या उनको लगता है कि पावर एक्वायर करनी है। तो उन मोटिव्स के चलते क्या होता है कि आफ्टर इनिशियल 1 और 2 फेलियर्स आपके अंदर जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। पीपल स्टार्ट सीकिंग मोटिवेशन आउटसाइड। उसके बाद उनको लगता है कि यार किसी मोटिवेशनल टॉक या मोटिवेशनल बुक पढ़ लेते हैं। तो अगर आपके पास सही मोटिव होगा तो आपको मोटिवेशन की इतनी खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि मोटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका एक अच्छा नोबल मोटिव होना। अब जब आपके पास एक मोटिव आ जाता है तो फिर आपको डिसाइड करनी होती है अपनी स्ट्रैटेजी। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो मुझे लगता था यार ये तो 2 साल में हो जाएगा। तो लेकिन इसका रीज़न क्या था कि ये नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ बहुत बेसिक फॉल्ट्स थे। तो उन्हीं को रिमूव करने के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा ताकि आपकी स्ट्रैटेजी और अच्छी बन पाए। तो देखो कि क्या होता है जब लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उनका बेसिक फोकस होता है कि अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अच्छा कोई ज्वाइन करें। उनको लगता है एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगा लेंगे प्रीलिम्स की और अच्छे नोट्स मटेरियल्स कलेक्ट करते रहेंगे हर एक जगह से, तो उनका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। बट ओवर द टाइम जब वो 1 साल एक इंस्टीट्यूट में बिता देते हैं, वो अपना इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे, तब उनको रियलाइज़ होता है कि यार दैट वाज नॉट वर्थ द टाइम एंड मनी एंड एफर्ट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ है, हमें सिलेबस पे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल होना चाहिए अपने। जैसे मुझे अभी भी याद है जब मैं GS की तैयारी शुरू कर रहा था अपनी, तो मैंने सिलेबस को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा। उससे क्या होता है कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं रहती है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं रहती है। आप कुछ भी न्यूज़ पढ़ते हो और उसको आप अपने नोट्स में लिख लेते हो, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और आपको लगता है कि जो आप न्यूज़पेपर में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो आपका रिजल्ट भी नहीं दे रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है यार न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। वो गलत आपके अंदर नोशन पैदा हो जाता है। इसलिए अगर आप सिलेबस पढ़ लोगे अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि यार अच्छा ये सिलेबस में टॉपिक है, इस सिलेबस से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा,
तो मुझे इस टॉपिक को न्यूज़पेपर में अच्छे से पढ़ना है, कोई किताब में टॉपिक दिया है वही चीज़, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे जो प्रिपरेशन के दौरान मैंने अपने जीएस के नोट्स थोड़े काफ़ी मेटिकुलसली बनाए थे, और उसमें मैंने जीएस का जो सिलेबस है उसकी हेल्प ली थी। मैंने जो भी सिलेबस के टॉपिक्स थे उसको डिवाइड करके उन टॉपिक्स पे नोट्स बनाए थे, उनको करंट अफेयर से रिलेट किया था। तो अगर आप वैसा कुछ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट आपको सिलेबस का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। और सिलेबस के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले ही देख लेते हैं तो फिर तो मतलब आपकी डायरेक्शन, आपकी जो स्टडी की जो डायरेक्शन है बहुत ही ज़्यादा एकदम फोकस्ड हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम से एकदम स्पेसिफिक, एग्ज़ाम स्पेसिफिक स्टडी होगी आपकी ऐसा नहीं कि आप नॉलेज इकट्ठी करते जा रहे हैं बट आपको जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है उतना। तो इसीलिए मैं कहूँगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आप पहले ही देखो। दूसरी चीज़ आती है कि न्यूज़पेपर। तो अब जब आपको एक सिलेबस पता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया एग्जाम का, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिया, आपको पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होते हैं, एक दो को छोड़ के होते होंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं। जब आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो फिर आप न्यूज़पेपर उस तरह से पढ़ो। अब आप न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस हैं, जो मतलब फ्रंट पेज पे या इकनॉमी के पेज पे या बीच में एक दो नेशनल पेज है, उनको अच्छे से पढ़ो। जो भी कोई पॉलिटी का इशू आता है उनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करो। अब एडिटोरियल्स जो है, एडिटोरियल्स तो आप मिस कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एडिटोरियल्स को पढ़ने से आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप होती है, आपकी एसे राइटिंग और आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए न्यूज़पेपर में ये चीज़ें करो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदू पढ़ें कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। मेरा अपना ओपिनियन है इंडियन एक्सप्रेस बेटर न्यूज़पेपर है, बट कुछ लोगों को द हिंदू अच्छा लगता है, तो दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस। बट जो भी है, आप उस न्यूज़पेपर को अच्छी तरह रिलीजियसली फॉलो करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं कर रहे होते। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाएंगे? अब इसमें कुछ लोग होते हैं वो डेट वाइज नोट्स बनाते हैं। तो डेट वाइज नोट्स बनाने का फ़ायदा इतना नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी मोस्टली रिपीटिशन होती है, और रिपीटिशन होने का नुकसान ये है कि आप एक जगह से रिवाइज नहीं कर पाओगे। कल आपने एक टॉपिक लिखा और आज उसी टॉपिक पे एडिटोरियल आ गया, आपने वो एडिटोरियल का फिर से नोट्स बना लिए, तो आप रिवाइज कहाँ से करोगे? इसलिए बेटर ये होगा आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ। उस टॉपिक पे पहले एक बेसिक से नोट्स बना लो जिसमें आपने स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया हो, फिर उसके बाद करंट अफेयर में जो भी एडिटोरियल में जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको ऐड करते जाओ। सो एट द एंड आपके पास वो सॉरी आपके पास वो एक रिपोजिटरी बन जाएगी रिवाइज करने के लिए बिफोर योर एग्जाम्स। और ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करता ही है, क्योंकि मेरे को खुद बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई थी, और प्रीलिम्स में मतलब 1 वीक बिफोर द प्रीलिम्स मैंने अपने नोट्स जो रिवाइज किए, तो उसमें एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो उसमें से आए। तो जब आप ये नोट्स बना लोगे, आपकी मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपकी स्टडी भी होती जा रही है। अब आपको होता है कि यार आंसर राइटिंग अच्छी करनी है। अब आंसर राइटिंग अच्छी कैसे करें? तो उसके लिए देखो 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको ना टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। कुछ लोग होते हैं बिना टॉपिक प्रिपेयर किए आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके अंदर एक हैबिट बन जाती है कि आप आंसर विदाउट कंटेंट लिखने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप आंसर प्रिपेयर करके लिखते हो तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप होगी कि जो भी आपके पास नॉलेज है आप उसको अपने आंसर में किस तरह से प्रेजेंट करोगे। टेबल बनाओगे या पॉइंट्स लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, तो वो जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो तभी डेवलप होंगे जब आपके पास कंटेंट अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि फॉर बिगिनर्स उनको अपने कंटेंट पे पहले वर्क करना चाहिए और फिर आंसर राइटिंग पे आना चाहिए। इनफैक्ट वो टॉपिक्स डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पहले सपोज GS1 सोसाइटी उन्होंने पकड़ा है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, उठा लो और उसके आंसर्स लिखो, एंड प्लीज गेट देम इवैल्यूएटेड फ्रॉम समवन। इट कैन बी ईदर प्रीयर इवैल्यूएशन, अपने आसपास अपने फ्रेंड से इवैल्यूएट करवा सकते हो, या अगर आपका कोई अच्छा मेंटर है तो उससे इवैल्यूएट करवाओ, पर इवैल्यूएट ज़रूर करवाओ, क्योंकि विदाउट इवैल्यूएशन उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत कम रहता है। तो आंसर राइटिंग का एक तो ये चीज़ है,
दूसरी है आंसर राइटिंग में टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे को लगता है अपने आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको डेली आंसर राइटिंग करवाते हैं। वो ऑनलाइन एडिटोरियल जो आते हैं उस पर ऑनलाइन वो क्वेश्चंस डाल देंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को आप लिख दोगे और वो फिर आपको इवैल्यूएशन कमेंट्स वगैरह देंगे। वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप डेली आंसर राइटिंग करोगे। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि डेली बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स आते हैं जो कि इतने रेलिवेंट नहीं होते, तो आप उन पे भी आंसर लिख रहे हो विच इज़ नॉट मच रेलिवेंट टू योर जीएस सिलेबस। तो मुझे लगता है कि आप उनको उन क्वेश्चंस को अवॉइड भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन कर लोगे किसी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक हैबिट बन जाएगी कि आप 3 घंटे लगातार वो पेपर लिख सकते हो। मुझे अभी भी याद है जब 2019 में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, GS 3 का मेरा एग्ज़ाम हो रहा था। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैंने एग्ज़ाम शुरू किया अपना। उस दिन एक्चुअली मैं थोड़ा लेट भी हो गया था एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो आई वॉज लिटिल वरीड, एंक्शियस था मैं। और हुआ क्या कि आई रीच द एग्ज़ाम हॉल इन अ हरी, और मैं बैठा और मैं लिखना शुरू किया। तो when I saw the watch, when I had finished 3 answers, उस समय when I had finished 3 answers, उस समय मुझे लगा कि टाइम बहुत हो गया। मैंने टाइम देखा, इट वॉज 10:35। तो द एग्ज़ाम स्टार्ट्स एट 9, सो इट वॉज ऑलमोस्ट 1.5 hours, और मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई क्योंकि 17 क्वेश्चंस बचे थे और 1.5 hours। उसके बाद मेरी स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल हो गई थी। मैंने मतलब आई वॉज राइटिंग वन आंसर, एट द सेम टाइम आई वॉज रीडिंग अदर पेज क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के मैं पॉइंट्स भी ढूंढ रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा फोकसली एग्ज़ाम दे रहा था मैं। तो एट द एंड जब 12 बजे, जब मतलब उसके बाद मेरी नज़र सिर्फ मिनट हैंड पे थी, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड किस तरह से मूव कर रहा है। तो एट द एंड जब 12 बजे तो मैंने पेपर अपना ख़त्म कर दिया हुआ था, और फाइनली मैं देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में कोई ले ही नहीं रहा यार पेपर। तो फाइनली मैंने अपना टाइम फिर से देखा, तब 12 नहीं 11 ही बजे थे सिर्फ। तो इन इफेक्ट मैंने 2 घंटों में ही अपना पेपर ख़त्म कर दिया हुआ था। तो बाद में मैंने पॉइंट्स ऐड किए, बट द पॉइंट इज़ कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि अपना पेपर तेज़ से तेज़ लिख सको। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 घंटे में लिख दो, बट मतलब जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ लिखो। तो वो तभी होगा जब आप अपने टेस्ट सीरीज लिखोगे 3-3 घंटे वाली, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उनको इवेल्युएट करवाओगे। जब मैंने अपने 2017 और 18 के अटैम्प्ट्स जो दिए थे, तो उसमें आई डिड नॉट जॉइन रेगुलर टेस्ट सीरीज। हमारे वहाँ मेंटर थे बेंगलोर में, जहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। तो उनसे मैंने जो गाइडेंस ली थी और उनको मैं अपने आंसर्स लिख के दिखाता था, तो उनसे मेरे को एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल गया था अपने आंसर्स का। बट वही है कि मेरे को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई थी जो कि एक टेस्ट सीरीज़ में होती है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाना। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट, एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। For further details, contact us or visit our website of IAS Network. Thank you. एक बार जब आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है कि एक मन में एक डर हमेशा रहता है कि यार एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है इस एग्ज़ाम में। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि कैसे। जैसे अब मैंने GS 4 में बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा के देख लिए, बट स्टिल मुझे पता नहीं है कि GS 4 में क्या चीज़ एक्चुअली वर्क करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको भी होंगी, आपको पता नहीं होगा कि ऐसे पेपर में क्या हमें लिखना चाहिए। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटीज़ के साथ क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके रखो, क्योंकि अगर स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में नहीं होगा तो पेपर से एक दिन पहले नींद नहीं आएगी। और मेरे साथ ऐसा हुआ भी था 2019 प्रीलिम से पहले, मुझे नींद ही नहीं आई। बट लकीली, क्योंकि मैं थोड़ा सुबह मैंने फिज़िकल वर्कआउट किया थोड़ा सा, और थोड़े मतलब एनर्जेटिक सॉन्ग सुन लिए थोड़े से, तो
उससे क्या हुआ कि एक मोमेंटम बन गया कि भाई अब तो कुछ नहीं है, अब सब सही है। लेकिन ये है कि आपको मेंटल स्ट्रेस अपना कम करना है, उसके लिए आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू करिए। तो जब ऐसा मेरे साथ हुआ था, फिर उसके बाद मैंने वर्कआउट अपनी रूटीन में रेगुलर डाल दिया। और जैसे कि मुझे हॉबी है गिटार प्लेइंग और सिंगिंग, बास्केटबॉल खेलने की, तो मैंने इनको भी परस्यू किया। तो ये चीज़ें करने से क्या होगा कि आपके माइंड में जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। नहीं तो क्या होता है, किताबें पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है आपके आंसर राइटिंग में, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंप्रूव करने होते हैं, आपको डायग्राम बनानी होती है, टेबल्स बनाने होते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा क्रिएटिविटी अच्छी रखो। और इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी प्रिपरेशन के दौरान रही, वो थी मेरा पीयर ग्रुप। क्योंकि पीयर ग्रुप होने से आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव कंपटीशन की भावना रहती है। उससे क्या होता है कि आप एक दूसरे को हेल्प भी करते हो, बट साथ में compete भी कर रहे होते हो। तो हर एक जो है अपने आप से इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो मैं बैंगलोर में जब था, तो वहाँ पे मैं पीयर ग्रुप में था, तो मैंने 1-2 साल में काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखा। बट एट द सेम टाइम ये था वहाँ पे कि वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी मैंने। तो जब मैं दिल्ली में आया, तो दिल्ली में आई वाज ऑल अलोन। बट वहाँ पे भी हमने ऑनलाइन जो अपनी डिस्कशंस थी उसको कंटिन्यू रखा। तो उससे क्या हुआ कि यार प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा मोनोटोनस नहीं हुई जितनी कि मतलब हो जाती है नॉर्मली। एटलीस्ट जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम गैप होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो उस समय आपको अपना माइंड में बैलेंस बना के रखना, ये सब चीज़ें करना। तो इसलिए मैं कहूँगा अपना पीयर ग्रुप अच्छा रखो, स्ट्रांग रखो। तो यही मेरे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि इस प्रिपरेशन के दौरान अगर हमें पहले पता हो, तो हमारी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बाकी मुझे लगता है कि हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ स्पेसिफिक टिप्स होते हैं, जो कि अगर एग्ज़ाम स्पेसिफिक अगर किसी को भी किसी एक एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो पूछे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि ऑप्शनल एग्ज़ाम है, तो ऑप्शनल के लिए तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है स्पेसिफिक अपनी प्रिपरेशन के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या डीकेटी प्लेटफॉर्म जो हैं उनको बोल सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं। अदर देन दैट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश दैट आपको अपना गोल जल्द ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।